प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। ऐसे में क्या खास बातें रहेंगी इस 2 दिवसीय दौरे की, समझिए इस रिपोर्ट में। बनारस में आज मोदी 3.0 का नजारा है। अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम का उनके लोकसभा क्षेत्र का ये पहला दौरा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम का खास दौरा खास कार्यक्रमों से भरपूर है। वो अपने इस 2 दिवसीय दौरे में मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। करीब 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी 20,000 करोड़ रुपए की सौगात। वाराणसी के 2,74,615 किसान भी होंगे लाभान्वित। साथ ही साथ 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को देंगे प्रमाण पत्र। दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में होंगे शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद तकरीबन रात 8 बजे श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना करने वाले हैं पीएम। काशी भी पीएम के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। भगवा झंडों से सजा है नगर, जहां जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। डमरू दल और शंखनाद भी तैयार है और दोपहर 3:30 बजे काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा आस्था और श्रद्धा से भरपूर तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ किसानों के लिए भी बड़ी सौगात समेटे खड़ा है। बता दें कि तीसरे कार्यकाल के पहले दिन पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर ही हस्ताक्षर किए थे। बनारस में तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद बनने और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित है। आज पीएम मोदी वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में तकरीबन 20,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज यहां पधार रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं। केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण। नीट परीक्षा घोटाले की जांच की मांग पर सुप्रीम सुनवाई हुई, जहां नीट पेपर लीक को लेकर संग्राम जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें। रत्ती भर भी लापरवाही बरती गई है तो उससे निपटे। वहीं सुनवाई में नई याचिकाओं पर भी केंद्र और एनटीए को फिर से नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें मामले पर 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है और कहा है कि 8 जुलाई को तैयार होकर आए एनटीए। नीट घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है और अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। केंद्र में अब नई सरकार बन चुकी है और ऐसे में फोकस लोकसभा स्पीकर के पद पर है। संसद का सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है क्योंकि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। इसी बीच अपडेट यह है कि स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। टीडीपी और जेडीयू को नहीं देगी स्पीकर का पद और सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद संभवतः दिया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बैठक होनी है जो शाम 5 बजे होगी, जिसमें स्पीकर पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रायबरेली और वायनाड का मसला जब से सुलझाया है कांग्रेस ने, तब से सियासी बयानों का तांता लगा हुआ है। राहुल ने रायबरेली चुना है, लेकिन कांग्रेस ने वायनाड से भी मजबूत प्रत्याशी प्रियंका गांधी को चुना है। क्या रही इसकी वजह और क्या सवाल इस फैसले पर खड़े हो रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट में। रायबरेली और वायनाड की गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है।
राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर चली 2 घंटों की बैठक के बाद खड़गे और राहुल ने इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने जहां इसे मुश्किल फैसला बताया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बहुत खुशी होगी। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। ये फैसला राहुल के प्रशंसकों के लिए खास है। अगर बात करें राहुल के वायनाड छोड़कर रायबरेली चुनने की वजहों की, तो इसमें कई वजह शामिल है। रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ है। यहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी सांसद रहे हैं। सोनिया गांधी ने सीट छोड़ते समय रायबरेली की जनता से कहा था, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है क्योंकि परिवार ने अमेठी की खोई हुई सीट भी हासिल कर ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी सलाह थी कि राहुल रायबरेली सीट अपने पास रखे। सोनिया ने राहुल को समझाया था कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। वहीं इस बात पर अब अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने उपचुनाव में प्रियंका गांधी को दिए गए टिकट को लेकर कहा कि इस स्थिति में चुनाव लड़वाने से उनका कद छोटा करने की कोशिश हो रही है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये फैसला वायनाड के नतीजों पर कितना कारगर साबित होता है। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर ने खुद एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस पोस्ट के बाद 16 जून को एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया है और माफी भी मांगी है। वहीं पैसेंजर पॉल ने फोटोज शेयर कर पोस्ट में लिखा, एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है। मुझे इसका एहसास कुछ सेकंड्स तक खाना चबाने के बाद ही हुआ। एमपी की राजनीति में अब फोकस अमरवाड़ा विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव पर है, क्योंकि देखिए 10 जुलाई को वहां पर उपचुनाव होना है, मतदान होगा, 13 जुलाई को नतीजे आएंगे और क्या कुछ अपडेट्स है उस पर समझिए इस रिपोर्ट से। जहां अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में अब तमाम पार्टियों की नजरें अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनावों पर टिकी है। बीजेपी पहले ही अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस पर कांग्रेस की तरफ से विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन एक नाम है जो लगभग तय माना जा रहा है। नाम है नवीन मरकाम, जो युवा है, हर्रई के छिंदी क्षेत्र के निवासी हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं और 20 जून को वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि नाम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अमरवाड़ा सीट पर मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जिसने देवरावेन भलावी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की तैयारी की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर पार्टी ने 35 बीजेपी नेताओं की सूची जारी की है। स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शिवराज सिंधिया समेत एमपी के केंद्रीय मंत्री और कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। जहां नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून है। इसी बीच आज कमलेश शाह अमरवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और ये नामांकन रैली सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में होगी। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया 21 जून तक होगी और 10 जुलाई को मतदान होगा, तो वहीं मतगणना की तारीख 13 जुलाई है।
मध्य प्रदेश में आज से सरकारी स्कूल खुल गए हैं। आगामी 3 दिन तक प्रदेश में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल पहुंचकर स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत किया। साथ ही साथ टॉपर्स का अभिवादन भी करते नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हुई। 18 से 20 जून तक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम होंगे। इस दौरान सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि किसी एक स्कूल में जाकर विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ सभी मंत्री, विधायक, सांसद, IAS, IPS समेत अन्य अधिकारी एक सरकारी स्कूल को गोद भी लेंगे। इन गोद लिए स्कूलों में मंत्री, विधायक या अधिकारी बार या महीने में कम से कम एक बार जाएंगे। विभाग का मानना है कि ऐसा करने से शासकीय स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा। PCC चीफ जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। टीम में 70% युवाओं को मौका दिया गया है। वहीं कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों की संख्या समिति होगी। वहीं इस लिस्ट में AICC की अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 तरह के मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां ग्वालियर, चंबल अंचल में लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 17 जून को रायसेन में 27 मिलीमीटर और छिंदवाड़ा में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। क्या है मौसम पर पूरी जानकारी, समझिए मौसम वैज्ञानिक से। मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कल भी बारिश हुई है और बारिश होने के आसार है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी तापमान 45 डिग्री के पार है। मौसम वैज्ञानिक VS यादव जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। बारिश कहीं पर तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा, 45 डिग्री तक तापमान है, क्या कहेंगे? जैसे कि आप देखेंगे अभी अपना दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास से मॉइस्चर आ रहा है, तो बादलों की आवाजाही हो रही है और बारिश की स्थिति बन रही है, तो उस वजह से वहाँ पे तो टेम्परेचर नीचे हैं। लेकिन अपना नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे, चंबल वगैरह, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वगैरह में अभी भी टेम्परेचर 45 के ऊपर बना हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं, चित्रकूट, सतना में 46.5 दर्ज किया गया। पृथ्वीपुर, निवाड़ी में भी 46 है, ग्वालियर में 45 और सतना में भी 44.9, 45 के आसपास ही चल रहा है। और ये टेम्परेचर लगभग 2 दिन ऐसे ही बने रहेंगे। ऊपर कहीं पे बारिश अच्छी हो सकती है अभी लगातार 2 दिनों में, क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है उसके वजह से। लेकिन अभी मानसून इसको नहीं कह सकते कि मानसून के लिए जो विंड होनी चाहिए सेटअप दक्षिण पश्चिमी, वो नहीं हो पाई। नवसारी, रत्नागिरी और सुकमा होते हुए जा रहा है ये पोजीशन। अगला कोई भी वेदर सिस्टम अभी नहीं है कारगर जो अपने मॉइस्चर को बे ऑफ बंगाल साइड से करे। पोजीशन जो डैप दिख रहा है इसी तरफ से है। आगे अगर कोई वेदर सिस्टम बनता है तो ही ये इसके आगे बढ़ने के आसार है। जैसे 7 दिन तो हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 6 दिन तो और लगेंगे। इसके अलावा कुछ भी अपडेट नहीं है इस पर। तो जैसी उम्मीद थी सर कि मानसून पहले आने वाला है, उस उम्मीद के अनुसार इस बार मानसून देरी से आएगा? हाँ, मानसून पिछले साल भी लगभग देखेंगे तो 25 जून को टच कर पाया था। 24 को MP में एंटर हुआ तो 25 को पूरे प्रदेश को कवर कर पाया था। लगभग अभी भी स्थिति वैसी ही बन रही है। तो ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक VS यादव थे, जिन्होंने बताया कि मौसम का क्या अपडेट है। लगातार जो वेदर सिस्टम है वो अभी अपडेट नहीं हो रहा है। यही कारण है कि मानसून में लगातार देरी देखी जा रही है। 25 जून तक मानसून के आने की संभावना है, लेकिन अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। बलौदाबाजार घटना का राजनीतिकरण लगातार जारी है। विपक्ष 10 जून को हुए मामले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम पहले ही बलौदाबाजार का दौरा कर चुकी है, तो वहीं आज 33 जिलों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इस धरने को प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसके लिए जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। रायपुर में दीपक बैज तो बलौदाबाजार में विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी दी है। वहीं इससे पहले हुई जांच समिति के पड़ताल की रिपोर्ट को लेकर जब धरने पर बैठे पूर्व CM भूपेश बघेल से पूछा गया तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। सभी लोगों से बात करूंगा एक साथ, सभी बात साथ। एक बता दीजिए, जांच कमेटी को लेकर था, जांच कमेटी की रिपोर्ट आप लोग की आ नहीं पाई है अभी, कब तक आएगी? अब वो जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो दिए होंगे, मुझे अब इसकी जानकारी थोड़ी, डे टू डे थोड़ी मुझे जानकारी होगी।
रायपुर में सीएम की समीक्षा के बाद मंत्रियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की समीक्षा महानदी भवन में आयोजित हुई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। जहां डिप्टी सीएम ने पंचायत विभाग को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, तो अब मंत्रियों की भी समीक्षा की जा रही है। बैठकों के दौर के बाद ये समीक्षा का फैसला लिया गया है। भिलाई की रुआबांधा में NSPCL कॉलोनी में शातिर चोर ने 2 सोने मकानों में ताला तोड़कर चोरी की और एक मकान से सोने, डायमंड समेत 25,000 की नकदी चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कोरिया की ग्राम पंचायत सोनहत दफ्तर के बगल से 6 महीने पहले बनी गुणवत्ताहीन सीसी सड़क अब उखड़ने लगी है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सीसी सड़क में भ्रष्टाचार और ठेकेदारी का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि निर्माण कार्य के लिए पंचायत को एजेंसी बनाया गया था, लेकिन पंचायत ने मनमर्जी से तथाकथित ठेकेदार से निर्माण काम कराया, जिसका परिणाम आज सामने है, जहां ठेकेदार ने शासन की राशि का दुरुपयोग कर राशि का बंदरबाट कर लिया। वहीं विस्तार न्यूज ने मामले को कोरिया कलेक्टर के संज्ञान में लाया। विकेश जायसवाल इसको बनाया है, अब वो पटेल, अंकित पटेल दोनों साथी थे, वो लोग बनाए हैं। तो इसमें हम लोग आपत्ति किए हैं। मिट्टी डाल रहे थे, डालने नहीं दिए। अभी मिट्टी दिखाई दे रहा है, मिट्टी है यहाँ पे, तो अब दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं ये जानकारी नहीं है हम लोग को, पर कहीं लेके जा रहे हैं। जेसीबी लगा हुआ है, पूरा घटिया निर्माण कार्य हुआ है, पूरा गिट्टी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो रहा है। तो मेरे संज्ञान में भी आया है आपके द्वारा सोनत विकास खंड में जो ग्राम पंचायत सोनत है, तो वहाँ पे जो सीसी रोड का निर्माण हुआ है, उसके संदर्भ में आपने बताया अभी कि वहाँ पे थोड़ा सा गुणवत्ता इशू है। तो उसको एक बार हम RIS से चेक कराएंगे कि वहाँ पे कैसे उन्होंने जो तकनीकी हमने स्वीकृति मिली थी उसके आधार पे वहाँ पे निर्माण कार्य हुआ नहीं हुआ। एक बार रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद जो भी इसमें एक्शन लेना हम लेंगे। ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा कर दिया। एडिशनल SP के नेतृत्व में हजीरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड के आरोपी को दबोच लिया, जहां पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथियों के मर्डर की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। दोनों व्यक्तियों की हत्या करने के बाद ये व्यक्ति फरार हो गया था। जो जानकारी मिली है, अगले दिन सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो ये व्यक्ति भी मौके पे दोबारा से पहुंचा था। तो टेक्निकली इस केस को कनेक्ट किया गया है और ये पूरी घटना में जो मृतक का मोबाइल फ़ोन था, उसके कपड़े थे और अन्य जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट कर लिया गया है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन में इसको वर्कआउट किया गया, बहुत ही कम समय वर्कआउट किया गया है। पूरी टीम को इसमें 10,000 रुपये का नाम घोषित था, वो दिया जाएगा। शेयर बाजार ने आज यानी 18 जून को नया ऑल टाइम हाई टच किया। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 374 अंक चढ़कर 77,366 का स्तर छुआ। फिलहाल ये 250 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 114 पॉइंट चढ़कर 23,579 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। फिलहाल ये 50 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 23,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।